अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सफीर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डियर ध्रो रेठी, डेमोक्रेसी इज़ नॉट डेड। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा था, तभी अचानक मैंने ये वीडियो देखा। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यार डेमोक्रेसी फिर से खत्म हो गई। मुझे लगा कि डेमोक्रेसी ऑलरेडी 2014 में खत्म हो गई थी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे बड़े बड़े अकाउंट्स इस वीडियो को शेयर कर रहे थे और फिर मैंने देखा जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफी शॉकिंग होगा। मैंने सोचा यार क्या हो सकती है ये शॉकिंग इन्फॉर्मेशन जो इस देश को पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह हिला कर रख देगी। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं। Meanwhile, the Congress MLA claims Goddess Sonia project has the blessings of leaders in Delhi. MLA जीवन रेड्डी ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు और इसे लेकर पटना की सड़कों पर कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दर्शाया गया है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। क्या आज भी हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर, हिंदुस्तान के हर युवा के अंदर जोश के खून बल्ड में राहुल जी का प्यार है? राहुल जी का एक जो नेतृत्व करने की राहुल जी जो सोच डालते हैं और युवाओं के अंदर एक जो जोश डालते हैं वो आज भी युवाओं को नजर आता है। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। तो ना सिर्फ YouTube पर ये वीडियो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये यूट्यूबर इतने इम्पैक्टफुल है कि आप देखिए कि एक वीडियो बनाकर इन्होंने ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट किया है। इस वीडियो के आने के बाद 6 कांग्रेस आरजेडी एमएलए ने बिहार में रूलिंग अलायंस छोड़ दी। बीएसपी के पार्लियामेंटेरियन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के एमपी ने झारखंड में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 10 एसपी बीएसपी के एमएलए ने यूपी में क्रॉस वोट किया अपनी पार्टी के खिलाफ। हिमाचल में 9 कांग्रेस के लीडर्स ने राज्यसभा कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोट किया और कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां गिरने के कगार पर है। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी ने गुजरात में बीजेपी को ज्वाइन किया और ऑलमोस्ट 11,000 कांग्रेस वर्कर्स ने गुजरात में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। क्या इम्पैक्ट है यार बंदे का। बात तो सही है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब्स 4 मोस्ट टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट, देश में डेमोक्रेसी क्यों खत्म हो गई है और डिक्टेटरशिप कैसे आ गया है। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक रेनोवेटेड स्टूडियो से सेक्युलर पढ़ाऊं। तो बहुत टाइम से मैं अपने स्टूडियो को रेनोवेट करने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा था काफी ब्लैंड बैकग्राउंड हुआ करता था पहले। थोड़ा सा रेनोवेशन मैंने चालू किया है, अभी भी आई होप यू लाइक इट। अभी भी इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा और काम बचा है तो धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप देखिए छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे। बट अभी जितना आपने देखा है वो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो YouTube के जो दुग्गल साहब हैं उन्होंने इस डेमोक्रेसी वाली वीडियो को अपना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कहा। अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए इन्हें दुग्गल साहब क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह मुझसे शादी करोगी फिल्म में दुग्गल साहब एक दिन अंधे थे, एक दिन काणे थे, एक दिन बहरे हुए करते थे, उसी तरह से YouTube के दुग्गल साहब एक दिन डेमोक्रेसी के एक्सपर्ट हैं, एक दिन पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं, एक दिन टाइम ट्रैवल के एक्सपर्ट हैं, एक दिन मूवी रिव्यूअर है और एक दिन फ्लाइंग कार्स के एक्सपर्ट हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगा था कि उन्होंने अपना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। मुझे लगा उनका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था जब उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक ही वीडियो में इजराइल और पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, द ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो उनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो उनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट गॉड। बट इन एनी केस आइए इस वीडियो को एग्जामिन करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर दुग्गल साहब देश में डिक्टेटरशिप आने की और डेमोक्रेसी खत्म होने की बात कर रहे हैं। तो हम भी एग्जामिन करते हैं अपने वीडियो में कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी खत्म होने के और डिक्टेटरशिप आने में क्या बड़े पहलू होते हैं और क्या वो फीचर्स इंडिया में भी अप्लाई होते हैं। देखिए डिक्टेटरशिप का एक बड़ा फीचर है कि कंप्लीट लैक ऑफ ऑपोजिशन एंड ब्रूटल एंड कंप्लीट सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन। और दुग्गल साहब ने वीडियो की शुरुआत होते ही इंडिया को रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से कंपेयर कर दिया। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती हैं। यार
नॉर्थ कोरिया में तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, और रशिया में भी जो नाम की ऑपोजिशन है, जिसके लीडर अलेक्सेई नावाल्नी हुआ करते थे, उनको 2022 में गिरफ्तार करके जेल में फेंक दिया गया था, और 2024 में तो उनको जेल में ही मार दिया गया। उसको कंपेयर कीजिए आप भारत से, जहां पर भारत के ऑपोजिशन लीडर्स पूरी खुली छूट के साथ भारत भ्रमण कर रहे हैं और इस तरह के महान काम कर रहे हैं। मैं एक दिन कुवैत का नाम सुना है, कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहाँ पे कुवैत में बुला दिया। आप में से किसी ने देखा है जहाँ तेल निकलता है? मैं हैरान हो गया। जैसे यहाँ पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप से तेल निकल रहा था। जहाँ भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है, उसको ड्रोन से अंबानी को अदानी को बताएगा 700 एकड़ जमीन है, और अदानी जी आके वहाँ पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपको खा ले जाएगा, कहेगा भैया थैंक यू बाय बाय, हम जा रहे हैं, आप जानो अपना काम। क्या आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया में ऑपोजिशन लीडर्स इस तरह के बयान दे सकते हैं? मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी मौत के सौदागर, नाला के कीड़ा है। नीच की सरकार, वो डाकू है, दुर्योधन वो तस्कर है, नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आजकल। बाप का नाम कोई जानता नहीं, राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। और नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, दंगा का सौदागर है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज हैं, 55 स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 2600 दूसरी अलग अलग साइजेस की पार्टीज हैं। ऑनेस्टली मछली बाजार में और पालिका बाजार में इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। वहीं नॉर्थ कोरिया में इन कंपैरिजन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, रशिया में सिर्फ 27। उसको कंपेयर कीजिए इंडिया की 2600 से। और जहां तक डिक्टेटरशिप की बात आती है, तो अगर मोदी जी एक डिक्टेटर है तो ऑनेस्टली दुनिया के सबसे घटिया और बेकार डिक्टेटर है। क्या आपको पता है कि मोदी इतने बेकार डिक्टेटर हैं कि आज भी 14 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में नॉन बीजेपी सरकार है। देश की पार्लियामेंट में 227 नॉन बीजेपी एमपीज हैं, 1500 से ज्यादा नॉन बीजेपी एमएलएज हैं। जब से बीजेपी पावर में आई है तो इनकी डिक्टेटरशिप की हालत देखिए। 2015 में दिल्ली में और बिहार में चुनाव हारे, 2017 में पंजाब में और गोवा में चुनाव हारे, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हारे, 2019 में झारखंड में चुनाव हारे, 2021 में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में चुनाव हारे। इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और बीजेपी के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि पहले क्या होगा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ट्रॉफी जीतेंगे या बीजेपी केरला में गवर्नमेंट बनाएगी। और अभी पिछले ही साल 2023 में बीजेपी कर्नाटका में भी हारी है। ये किस तरह के नालायक डिक्टेटर है मोदी जी यार। डिक्टेटरशिप का दूसरा पहलू होता है अपने ऑपोजिशन के खिलाफ ब्रूटल पॉलिटिकल वायलेंस करना। और अगर यही डिक्टेटरशिप चल रही होती इंडिया में तो क्या पिछले 15 सालों में केरला में 65 आरएसएस वर्कर्स मारे जाते? क्या कश्मीर में रेगुलरली हिंदू लेजिस्लेटर्स को टारगेट करके मारा जाता? अगर डिक्टेटरशिप होती तो क्या अकॉर्डिंग टू अमित शाह बंगाल में पिछले कुछ सालों में 300 से ज्यादा बीजेपी के वर्कर मारे जाते? 2023 के पंचायत चुनाव में 45 लोग मारे जाते, 2021 के बंगाल के इलेक्शंस में 52 लोग मारे जाते। 52 लोगों की हत्या हुई। 52 people had died in the assembly elections during Bengal. अगर इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप चल रही होती इंडिया में तो क्या 2021 के बंगाल इलेक्शंस के बाद 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को अपना घर छोड़कर बंगाल से भागना पड़ता और आज भी वो घर वापस आने में घबराते? अगर इतनी बुरी डिक्टेटरशिप होती तो क्या बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक्स होते? मुझे कसम से समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा बकवास क्या है, मोदी जी की डिक्टेटरशिप या ब्रह्मास्त्र के डायलॉग। लाइट उस रोशनी का नाम है जो हम सबके अंधेरों से बड़ी है। शिवा तो शिवा 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 क्या हुआ? शिवा 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 शिवा। अगर मोदी जी एक डिक्टेटर होते तो क्या वो महीनों तक 1 या 2 स्टेट के फार्मर्स को नेशनल कैपिटल टेरिटरी को घेर के ब्लॉक करके रखने देते? और महीनों तक ब्लॉक करने के बाद, हिंसा करने के बाद, दंगे करने के बाद क्या वो चुपचाप उन फार्म लॉज को वापस ले लेते? ये किस तरह के बकवास डिक्टेटर है यार। इस आदमी को डेमोक्रेसी को मारना भी नहीं आता ठीक से। और आपके फेवरेट क्रिएटर दुग्गल साहब कहते हैं कि डिक्टेटरशिप इसलिए आ रही है, डेमोक्रेसी की हत्या इसलिए हो गई है क्योंकि चंडीगढ़ के इलेक्शन में कुछ घोटाला हुआ है। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड है, इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। फिर वो कहते हैं क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यार एक फेमस इंसान ने कहा है ना, कुछ भी। लगता है दुग्गल साहब हाल में ही हुए बंगाल के इलेक्शंस को भूल गए हैं। One of the men with a head injury as well. He was bleeding profusely. His clothes were also soaked in blood. और ये वो पहला पोलिंग बूथ था
जहां बूथ कैप्चरिंग की, जिसको बूथ लूटना कहते हैं, उसकी वारदात हुई थी। लगता है दुग्गल साहब भूल गए हैं कि किस तरह से 1990s में लालू यादव के बिहार में और सपा के बीएसपी के उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का राज चलता था। बूथ कैप्चरिंग होती थी, दिन दहाड़े बैलेट बॉक्सेस चुरा के उनके साथ घोटाला किया जाता था। Police official on polling duty allegedly attacked for stopping bogus voting at polling booth number 49 in Aran, Bihar. आपको दिखाते हैं कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे तोताराम की वो तस्वीर जिसमें बूथ कैप्चरिंग करते हुए दिख रहे थे। वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर बैलगाड़ी जो आ रहे थे, वहीं पर जो हंगामा हुआ, मारपीट हुआ, दंगा फसाद हुआ और बूथ यहाँ लूट हो गई। देखिए, ये मानने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि चंडीगढ़ में जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि चंडीगढ़ की वजह से डेमोक्रेसी क्यों मर गई और बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी कैसे बच गई। ये तो यही बात बोलने के बराबर हो गई कि मूवी थिएटर में डरावनी मूवी देखना जिससे 1-2 लोग हिस्ट्री में मर चुके हैं, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से ज्यादा डेंजरस है। ये क्या बात करते हैं यार। और दुग्गल साहब डेमोक्रेसी की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें खबर आई है कि चंडीगढ़ में जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और उस इलेक्शन को क्वॉश भी कर दिया। मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो सेफगार्ड्स बनाए गए हैं किसी भी एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, वो सेफगार्ड्स काम कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपना काम फ्रीली कर पा रही है तो डिक्टेटरशिप कैसे आ गई। दुग्गल साहब ने 1-2 एग्जांपल्स भी दिए कि बीजेपी के वर्कर्स ने ईवीएम को चोरी करने की कोशिश की है और ये आरोप लगाने की कोशिश की है कि ईवीएम को हैक करने की कोशिश की जा रही है। 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? अब इस केस की तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पुणे पुलिस ने जिन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने चोरी की है उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जो चोर हैं वो इस गलत फहमी में थे कि ईवीएम वाले ब्रीफकेस में कुछ कीमती सामान था, ईवीएम की मशीन नहीं थी। फिर ये शायद इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ईवीएम मशीन को हैक करने की कोशिश कर रही है। ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे हो सकती है, ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल के विधायक सौरभ भारद्वाज। विधायक जो डेमो लाइव दे रहे हैं ईवीएम का, वो ईवीएम क्या चुनाव आयोग से ली गई है? क्या चुनाव आयोग ऐसे इजाजत देता है? ईवीएम बाहर नहीं आ सकता है जी, अगर आ गया तो चोरी करके लाना पड़ता है जी। चोरी किया है क्या आम आदमी पार्टी? अब देखिए, इसके रिस्पॉन्स में भी इलेक्शन कमीशन ने सारी ऑपोजिशन पार्टीज को ओपन चैलेंज दिया था कि आप आइए और प्रूव करके दिखा दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद भाई साहब बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इसलिए मर गई है क्योंकि मोदी जी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगना, चाहे एथिकल हो या अनएथिकल हो, इससे डेमोक्रेसी मर कैसे गई? क्या रिलेशन है? ये तो वही बात हो गई कि कोई बोले कि भाई मेरे दादाजी का निधन हो गया क्योंकि मैंने 2 दिन तक चड्डी नहीं चेंज की। क्या रिलेशन है दोनों चीजों में? कोई बात। और जहां तक आर्मी का इस्तेमाल करने की बात है पॉलिटिकल रीजंस के लिए, तो दूसरी पार्टीज भी ऐसा कर चुकी हैं। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस समय हम और आप चाहे वर्दी न पहने, चाहे हमारे हाथ में बंदूक नहीं हो, लेकिन हम कोई कम सिपाही नहीं है उनसे जो सीमा पर लड़ रहे हैं। उसी भावना से हम भी अपना काम करें, तब हम असल में अपने जवानों को वो सहायता दे सकेंगे जिसकी आवश्यकता उनको और हमारे देश को है। और दूसरी पार्टीज के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं जो आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल कर चुके हैं इलेक्शंस के लिए। क्या वो आतंकवाद से डरते हैं? क्या वो आतंकवादियों की धमकी से डरते हैं कि वो बोल भी नहीं सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ? और जो लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, वो आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? आज हम भारत के 83 करोड़ लोगों के सामने आए हैं आपसे ताकत मांगने के लिए, आपसे शक्ति मांगने के लिए। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी को मार दिया था, फिर डेमोक्रेसी जिंदा हो गई, फिर राजीव गांधी ने मार दिया, फिर डेमोक्रेसी जिंदा हो गई और अब फिर मोदी जी ने मार दिया। सारा डेमोक्रेसी है कि टर्मिनेटर है बे, मर ही नहीं रही है। सही पकड़े हैं। और मोदी जी ने बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा था शहीदों के नाम पर। मोदी जी ने सिर्फ इलेक्शन में यूथ को वोट डालने के लिए कहा था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम
आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? डिक्टेटरशिप का अगला एग्जाम्पल दुग्गल साहब देते हैं कि भाई बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा के खिलाफ सर्वेलेंस कर रही है। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है। ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर इससे डेमोक्रेसी मर रही है तो 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का फोन टैप किया था। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिंह के पीछे पूरी इन्वेस्टिगेटिव टीम लगा दी थी। 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने झूठे केस में लेफ्टिनेंट जनरल तजिंदर सिंह के ऊपर सीबीआई को छोड़ दिया था। भारत के एक्स जनरल वीके सिंह ने भी कहा था कि यूपीए गवर्नमेंट उनको परेशान कर रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक फोटो में मोदी जी के साथ देखे गए थे। तो मैं समझना चाहता हूँ कि इन सारे एग्जाम्पल्स में डेमोक्रेसी कैसे बच गई? क्या डेमोक्रेसी इन सारे एग्जाम्पल्स में नियो की तरह बुलेट्स को डॉज कर रही थी और फाइनली मोदी जी की गोली लग गई डेमोक्रेसी को? इस बात पे ध्यान रखना भी जरूरी है कि अशोक लवासा जी का ये जो पूरा क्लेम है इसका सिर्फ एक सोर्स है। किसी भी और मीडिया आउटलेट ने इस न्यूज की पुष्टि नहीं की है और ना खुद अशोक लवासा जी ने कोई भी इंडिकेशन दिया है कि इस तरह की कोई भी चीज उनके साथ हुई है। जनरली आप देखिए, मोदी गवर्नमेंट अगर किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है तो वो चीख चीख के पूरी दुनिया को बताते हैं क्योंकि उनको पता है कि मीडिया से बहुत फुटेज मिलने वाला है। लेकिन इस केस में विक्टिम को ही पता नहीं है कि उनके साथ क्राइम हुआ है। पूरी दुनिया को नहीं पता है लेकिन वायर को पता चल चुका है। भैया पूरी दुनिया 2024 में जी रही है लेकिन वायर 3024 में जी रहा है। फिर दुग्गल साहब कहते हैं कि बीजेपी जो है बहुत एक्सेसिव फंडिंग कर रही है इसलिए डेमोक्रेसी मर गई है। और वो ये भी कहते हैं 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। ये सारे अमाउंट्स इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। तो दुग्गल साहब ने अपने वीडियो में ही दिखाया है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सारी की सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिमिट से ज्यादा स्पेंड कर रही हैं। तो ये किस तरह की डिक्टेटरशिप है कि ना सिर्फ डिक्टेटर पार्टी लेकिन सारी पार्टीज ऐसे पैसा उड़ा रही है जैसे उनके बेटी की शादी हो। फिर दुग्गल साहब हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट को टॉपल कर रही है इसलिए डिक्टेटरशिप आ चुकी है और डेमोक्रेसी मर चुकी है। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई महागठबंधन है क्या? महागठबंधन में जितनी भी पार्टीज हैं वो सबके सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। आणि राहुल गांधी तुमच्या मागे होत नाही। माझं तर म्हणणं आहे की आयुष्यात हा नालायक तारटा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही। आम्ही त्याला होऊ देणार नाही। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। कपिल सिब्बल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। Mamata said that Rahul Gandhi is BJP's biggest asset. लेकिन उसके बावजूद ये साथ में आए हैं सिर्फ और सिर्फ भारत पे पावर पर कब्जा करने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए। अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। उनको मना के थकते, मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. इसमें तो एक कविता भी बनी हुई है। गठबंधन में मिलके संग चले हम, 24 के टेंशन में खोया है मन। गोदी में हम बैठे दुश्मनों के, भूल के वादे बच्चों की कसम। सब कुछ भुला दे, हाथ मिला ले, कर ले मिलन। आजा मिलके मोदी को हटाए, संग चले। वाह भाई, सॉन्ग भी बने हुए। बैठ जाए, आओ साथ चले। और अगर आप कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग से और गवर्नमेंट्स को टॉपल करने से डेमोक्रेसी मर जा रही है, तो भैया नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद फ्लिप करके गवर्नमेंट को गिराकर आरजेडी के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे ने वोट कमाए बीजेपी के साथ गठबंधन करके, लेकिन इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट गिरा के कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए। अच्छा। इससे डेमोक्रेसी को कुछ नहीं हो रहा। और दूसरा सवाल
कि किस तरह का डिक्टेटर इस तरह के काम अलाउ करेगा यार। किस तरह का डिक्टेटर ये अलाउ करेगा कि हाँ भाई गिरा दो मेरी गवर्नमेंट, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अरे आप डिक्टेटर्स की बात कर रहे हैं ना, जैसे पुतिन के खिलाफ प्रिगोजिन नाम के उसके एक जनरल ने coup करने की धमकी दी थी। सिर्फ उस धमकी के 1 महीने के बाद प्रिगोजिन एक प्लेन क्रैश में मारा जाता है। That Yevgeny Prigozhin, head of the Wagner Group, was on board the private jet that crashed near Moscow. रूस में वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। जून में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सैनिक बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। मॉस्को के पास विमान हादसे में वैगनर आर्मी के चीफ। ये हालत करते हैं डिक्टेटर्स अपने दुश्मनों को। इस तरह के बकवास डिक्टेटर है यार मोदी जी। किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। अब देखिए ये पॉइंट 100% जेन्युइन, नो आर्गुमेंट फ्रॉम मी, बिल्कुल सही पॉइंट है। बीजेपी हमेशा कहती है कि इट्स अ पार्टी विद अ डिफरेंस। बीजेपी कहती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आप देखिए कि बड़ी बड़ी दूसरी पार्टीज के कितने सारे बड़े बड़े करप्ट लीडर्स को इन्होंने अपनी पार्टी में इंडक्ट किया है। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येडियुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार, इनमें से कई नेताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये देखो कितना भ्रष्टाचारी है। एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, इन्हें वोट मत देना कभी। लेकिन इन सभी लीडर्स ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई, सारे करप्शन स्कैम्स इनके भुला दिए। नो कंप्लेंट्स फ्रॉम मी, दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्रिटिसिज्म। फिर दुग्गल साहब कहते हैं कि भाई सो कॉल्ड फेक केसेस में बीजेपी जो है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को फंसा रही है, इसलिए डेमोक्रेसी मर गई। अब कन्विक्शन के बाद किसी को सजा काटने के लिए जेल में डाला जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कॉन्विक्ट प्रूफ करने से पहले ही ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेजा जा रहा है। फिर से मैं रिइटरेट करना चाहता हूं कि 2010 में एक फेक एनकाउंटर केस में सीबीआई ने अमित शाह को अरेस्ट किया था और वो 3 महीने जेल के चक्कर भी काटने पड़े थे। उस समय कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट थी। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। 2019 में जब टीएमसी गवर्नमेंट ने शारदा चिट फंड स्कैम के मामले में कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई को पूछताछ करने तक का परमिशन नहीं दिया, तब डेमोक्रेसी नहीं मरी बाय द वे। 2021 में भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, तब कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो का मिसयूज करके बीजेपी एमएलए और वर्कर्स को झूठे केस में फंसाया, तब भी डेमोक्रेसी को कुछ नहीं हुआ। तो भैया उनका डिक्टेटरशिप क्यों नहीं है? मोदी जी का डिक्टेटरशिप का ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या? ये ज्यादा डेडली है। और जहां तक मनीष सिसोदिया की ये बात कर रहे हैं, उनकी बात आती है तो उनके ऊपर काफी सारे बड़े चार्जेस लगे हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में करप्शन का आरोप है। सीबीआई ने एक्यूज किया है कि उन्होंने पॉलिसी में कई रूल्स को आर्बिट्रेरली चेंज किया है। लालू यादव जैसे लोगों को टारगेट करने की बात की जा रही है, और लालू यादव का ट्रैक रिकॉर्ड तो भैया दुनिया जानती है। चारा घोटाले में उन्होंने इतने पैसे का घोटाला किया था कि अरब शेख भी उतने पैसे देख के शर्मा जाए। और सीबीआई कस्टडी में लोगों को नहीं डालती है। सीबीआई कोर्ट में अपने पॉइंट्स रखती है और कोर्ट डिसाइड करती है कि कस्टडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है मनीष सिसोदिया के केस में कि उनके खिलाफ काफी सॉलिड एविडेंस है, जिसके कारण उनको कस्टडी में लेना चाहिए। तो चंडीगढ़ के इलेक्शन के मामले में कोर्ट्स काम कर रही है और मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट मर चुकी है। डिसाइड कर लीजिए भैया कोर्ट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। इसी तरह दुग्गल साहब ने जीएनसीटी बिल की बात की है और एग्जांपल दिया है कि कैसे बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स को काम नहीं करने दे रही। सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा कहा, बार बार वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर यह ब्लेम गया। तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कहा, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा, केरला की सरकार ने ऐसा कहा। ये बिल स्टेट गवर्नमेंट से कई सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स लेकर एलजी को देता है। GTD गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारी पावर्स जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया एलजी के पास। लेकिन हमें ये नहीं बताया जा रहा कि कैसे दिल्ली गवर्नमेंट अपने पावर्स को मिसयूज कर रही थी। इस तरह विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर, जो कि दिल्ली सीएम का जो घर रेनोवेशन हुई है शीश महल की, और उनके ऊपर जो करप्शन केसेस लगे हैं उनकी जांच कर रहे थे। किस तरह से राजशेखर जी के ऑफिस में उनकी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस पूरे इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी है और इस इंसिडेंट के बाद YVVJ राजशेखर जी को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय पर किसी भी ऑफिसर को पोस्ट ट्रांसफर और अपॉइंट करने की अथॉरिटी स्टेट के पास थी। ये बात हमें बताई नहीं गई कि किस तरह से
अपने ऊपर जो करप्शन चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें अड़ंगा डाला जा रहा था स्टेट की पावर्स का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो भाई वहां पर डेमोक्रेसी नहीं मर रही थी है? आपका कुत्ता टॉमी है लेकिन दूसरे का कुत्ता कुत्ता है। और आप सोच रहे होंगे कि शाम यार तू बहुत ज्यादा वॉटअबाउटिज्म कर रहा है। देखिए उसका भी रीजन है, दो बड़े रीजन है। पहला रीजन ये है कि दुग्गल साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी है जो डेमोक्रेसी को मार रही है, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो उससे भी ज्यादा बुरे काम कर रहे हैं कुछ इंस्टेंसेस में, उन कामों से डेमोक्रेसी क्यों नहीं मर रही। और दूसरा रीजन है ये, क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहाँ मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती हैं। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने, और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। ये मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर 1। दुग्गल साहब कहते हैं मीडिया को बीजेपी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बिल्कुल 50-50 डिवाइड करना चाहिए अटेंशन, कि बीजेपी को उतना ही भाव मिले जितना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा है। लेकिन पंगा ये है कि ये भाई साहब खुद ही अपने ही चैनल पे जब भी पॉलिटिकल वीडियोस बनाते हैं तो 90% भाव बीजेपी को ही देते हैं। ये देखिए वीडियो आफ्टर वीडियो आफ्टर वीडियो आफ्टर वीडियो आफ्टर वीडियो अपनी मम्मी पापा से ज्यादा तो भाई साहब मोदी जी के नाम लेते हैं। तो अगर ये कहते हैं कि अनबायस्ड मीडिया को 50-50 बराबर का फोकस करना चाहिए, तो इन्होंने अपना 90% फोकस मोदी पर क्यों लगा रखा है? ये कहते हैं कि गोदी मीडिया जो है वो ढंग के सवाल नहीं पूछता, गोदी मीडिया जो है वो मोदी के पॉकेट में है। तो फिर ये कौन सा मीडिया है? अच्छा, और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए। क्या ममता बनर्जी से आपने चुनाव के बाद बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर और दूसरे विपक्षी दलों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रकट और प्रचंड रूप से टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में भी कोई बातचीत हुई, कोई सवाल जवाब हुआ? मैं चाय पे गया था, चाय पे चर्चा हुई। मैं आपको आश्वासन देता हूँ अगर इंटरव्यू होता तो डायरेक्ट सवाल जवाब होता, लेकिन ये जीत कर आई है तो बधाई देने तो जाना पड़ता है ना, कुछ तो रसगुल्ला नहीं मिलता। क्या करेंगे पत्रकार रसगुल्ले खा के नेताओं के? एक रसगुल्ला मिलता है बस यार। तो पहली बात तो आपको खास एक कांग्रेस पार्टी को पसंद करना जरूरी है। दूसरे अगर आप पसंद करते हैं तो आप देखना चाहेंगे कि आपके 138 या आपके 1380 या 13,800 ये जो रुपए हैं ये कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो एक तरह से आपकी दिलचस्पी पार्टी के कैंपेन, पार्टी का जो भविष्य है उसमें एक तरह से लग जाती है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, वो याद है कि नहीं? हाँ, तो और एक गाना, मुसाफिर क्या घर है लाठी है। और मिडिल क्लास केवल अपने स्वार्थ के लिए एक तरह से आगे बढ़ता है। वो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सांप्रदायिक बन गया है देश में। गरीब सांप्रदायिक नहीं होता, गरीब को, हिंदू मुस्लिम को जरूरत एक दूसरे की पड़ती है। I live in a country where the 220 million Muslims of the country are being routinely humiliated. Genocide Watch has said that India is at the cusp of genocide of its minorities. आप देखिए कि मध्य प्रदेश गुजरात बन गया है। इन चुनाव के परिणामों से साबित हो गया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बहुत पुराना काम है, जो नेटवर्क है उसकी वजह से अब अगर मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मीडिया को गवर्नमेंट बोलने नहीं देती, तो इतने सारे रिपोर्टर और जर्नलिस्ट इतने सारे वीडियो कैसे बना रहे हैं? रवीश कुमार का चैनल और दुग्गल साहब के चैनल को इतने लैक्स ऑफ व्यूज कैसे आ रहे हैं? दुग्गल साहब मानते हैं कि दुग्गल साहब खुद एक ऑनेस्ट मीडिया वाले हैं और उनकी तरह जो दूसरे ऑनेस्ट मीडिया वाले हैं उनको दोनों साइड्स को बराबर तरीके से कवर करना चाहिए। तो फिर जो उनकी तरह का ऑनेस्ट मीडिया है वो वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उसको प्रॉपर्ली कवर क्यों नहीं करता? Bengal's Howrah witnessed a violent communal clash on Thursday evening. हाँ गाइस, तो बिल्कुल यार एक वीडियो पर आए तो एक सर ने काफ़ी एक अच्छा नाम एक उनका रखा है, क्योंकि एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना ना एक बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अब यहाँ पर देखें कि एक तरफा उन्होंने वीडियो बना दी, अपनी तरफ से जितने भी एक पॉइंट है उन्होंने उठाकर सामने रख दिए। यार कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कोई ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। अगर उन्होंने बीजेपी में एक चीज़ें निकाली हैं तो ऐसे ही अगर कांग्रेस में आ जाएं तो उसमें भी तो नेता होंगे। कब से उन्होंने अपना एक गवर्नमेंट चला के लेकर आ रहे हैं, इतने साल उन्होंने राज किया है, उसमें तो भी ये चीज़ें होती होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ें अब सामने रखी हैं। लेकिन सर ने एक जो उनको एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है ना, उम्मीद है कि वो इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो का भी जवाब दें, ताकि जो चीज़ें इधर उन्होंने देखी है क्या उनको दूसरी तरफ नज़र नहीं आ रही थी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं, है ये यार। एक बहुत एक बड़ी बात है जो मतलब कि एक वीडियो बनाई है ध्रुव रेठी ने भाई। क्योंकि अब देखो ना एक डेमोक्रेटी और मतलब कि एक डिक्टेटरशिप, ये बहुत एक लफ्ज़ ही काफ़ी भाई बड़ा है। एक और अभी एक मतलब कि एक प्रेजेंट में जो एक पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी जी, तो उनके ऊपर एक वीडियो बनाना और ओपनली ऐसी चीज़ें करना, तो ये काफ़ी हद तक ना चीज़ें एक मतलब कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें एक ठीक है। क्योंकि अब वीडियो भी ठीक है, काफ़ी वायरल हुई है, लोगों ने देखी भी है, लेकिन वो वन साइडेड होगी। अब जब भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना, इंस्टा पर भी लड़के हैं, उन्होंने भी वीडियो के रिलेटेड बात होती रहती है हमारी इस वीडियो के रिलेटेड, तो वो उन्होंने वन साइडेड वीडियो देखी है, मतलब कि उसकी वीडियो देखी है। अब वो उस पर ही मतलब के क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या ठीक है ये तो हो रहा है, मतलब कि हमारा फिर फ़ायदा क्या दूसरी कंट्रियों को बातें करने का या दूसरी एक कंट्री पर सवाल उठाने का, हमारी कंट्री में तो सेम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना, अभी सर ने एक हर मतलब के एक जो भी उन्होंने वीडियो या पॉइंट उठाया ना, उसके काउंटर में कोई ना कोई सबूत उन्होंने ज़रूर दिया है कि ये चीज़ें होती रहती है। अगर मतलब के एक डिक्टेटरशिप होता तो ये चीज़ें कभी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है यार। देखो ना, हम पहले भी इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं और एक उन्होंने भी पॉइंट सामने रखे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक जमहूरियत का एक हुस्न होता है कि आप तनकीद करें। अगर आप तनकीद नहीं करेंगे तो जो एक गवर्नमेंट में पार्टी है वो किस तरह उन चीज़ों को एक बेहतरी की तरफ ले जाएगी। लेकिन अब देखो ना, उस उधर से अगर एक वीडियो बनी है तो उसमें एक पॉइंट उठाए गए हैं ये कि ये पॉइंट इस वक्त जो है ना वो हो रहे हैं, चाहे इलेक्शन रेलिवेंट हो जाए या बाकी भी जो भी एक मेन पॉइंट उन्होंने सामने रखे हैं। तो ये एक जमहूरियत के ज़मरे में आते हैं, एक आज़ाद मीडिया जिसको बोलते हैं कि आपके पास फुल आज़ादी है कि आप खुल के बोल सकते हैं हुकूमत के खिलाफ। लेकिन आगे उसको काउंटर करना, उसको एक विद प्रूफ जो है ना वो उसको आप चाहे झूठा समझ लें, एक झूठ करना या एक उसके इक्विवेलेंट चीज़ें लेके आना, ये भी आगे से एक जो है ना वो एक फ़न होता है। आप देखो ना कि उन्होंने जितने भी पॉइंट रखे आगे जो इन सार ने भी एक पॉइंट जो है ना वो सामने रखा है कि आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें अब जो है ना वो चलनी है। आप आगे जिस तरह इलेक्शन आ रहा है ना, तो ये चीज़ें भैया आस्ता ये आप हाइपर क्रिएट, आप हाइपर पकड़ेंगी, मतलब एक ज़ोर पे आएंगी। तो उस वक़्त अब सबसे ज़्यादा आगे जो है ना वो एक चूज़ करना है एक वोटर ने, उसने देखना है कि ये क्या चीज़ हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। कौन, देखो ना यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आपको कह रहा कि आप फलां को वोट दें, ठीक। देखो ना, आप हर कोई कंपेन कर रहा है, आप उधर साइड भी देखें उधर साइड भी देखें, दोनों साइडों पे कंपेन हो रही है। लेकिन आखिर चूज़ तो भाई वोटर ने करना। वोटर ने क्या करना है, वोटर ने ये चूज़ करना है कि क्या चीज़ हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, क्या ऐसा बंदा है, कौन ऐसा बंदा है जो हमारे मुल्क के लिए जो है ना वो एक बेहतर एक वर्किंग कर रहा है, या आने वाले वक्त में हमारे मुल्क में कितना और जो है ना वो पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो अब आगे देखने वाली होगी। ये वोटर के हाथ में होता है। ये वीडियो वगैरह भी बहुत सारी आनी है इस चीज़। वीडियो एक काउंटर में भी आएगी, हर चीज़ होगी। लेकिन देखो ना, एक इंडिया को एक रशिया और एक नॉर्थ कोरिया के साथ कंपैरिजन करना, ये भी बहुत एक बड़ी एक बात होती है। क्योंकि अब नॉर्थ कोरिया में आ जाए तो भाई वो उसके एक इजाज़त से अगर वो चाहता है ना कि इधर मतलब कि बंदा किसी एक हंसे ना, तो उन लोगों ने हंसना भी नहीं है। ये होती है एक डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप बहुत एक बड़ा भाई एक मतलब के लफ्ज़ है, आप उसको यूज़ करें। डिक्टेटरशिप यही है कि अभी तक आपकी वीडियो भी यूट्यूब पर है और इंडिया में देख भी रहे हैं लोग। अगर डिक्टेटरशिप होता तो पहले दिन ही बैन हो जानी थी चीज़ें, चैनल वगैरह हर चीज़। फर्क है यार, इंडिया में एक आप कह रहे हैं कि एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भाई, हमने जो देखा है ये हम जो है ना वो ये नहीं कह रहा है कि हम किसी की साइड ले रहे हैं। हमने एक भाई एक डेमोक्रेसी वहाँ पे देखी जो कि एक रियलिटी होती है।
यार ये सियासतदानों की चीज़ें चलती रहती है, कभी किस पक्ष में कभी किस पक्ष में, ये चीज़ें आप मेन पीछे देखें कि हमारे अदारे किस हद तक जो है ना वो चीज़ों के ऊपर फोकस किए हुए हैं, हमारा मुल्क किस एक लेवल के ऊपर जो है ना वो पहुंच चुका है और हमारी डायरेक्शन कैसी है, ये चीज़ जो है ना वो ऑब्जर्व करने वाली होती है। बिल्कुल, बाकी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।